नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज का दिन दिनांक है 9 अक्टूबर 2025। आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं इस एपिसोड में, वो बात है, वो चर्चा है हमारी पेयजल खाद को लेकर। अब आज के दिन से देखें तो यानी कि अक्टूबर महीने की 9 तारीख या 10 तारीख से लेकर आने वाले 2 महीने तक हमारे किसान भाइयों की ओर से रबी सीजन की बुआई का काम ज्यादा से ज्यादा होने वाला है। और रबी फसल की बुआई के काम में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कोई होता है तो वो होता है पेयजल खाद को लेकर। तो पेयजल खाद में भी हमारे किसान भाइयों की ओर से ज्यादा खाद जो प्रयोग की जाती है, यानी कि सबसे ज्यादा जिस खाद की खपत होती है हमारे खेतों में पेयजल खाद के रूप में, वो खाद में सबसे पहला क्रम आता है डीएपी का, दूसरा क्रम आता है एनपीके 12-32-16 का। आज की जो हमारी चर्चा है, ये चर्चा में हम आपसे बात करने वाले हैं हमारे डीएपी पेयजल खाद की। डीएपी खाद हमारी सबसे अच्छी पेयजल खाद पैकी एक खाद है और हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों का जो अनुभव रहा है अभी तक में पेयजल खाद का, वो अनुभव में भी सबसे ऊपर रही है हमारी डीएपी खाद। डीएपी खाद में जो अनुपात होता है हमारे 2 मुख्य तत्वों का, नाइट्रोजन और फॉस्फेट, तो उसका अनुपात है 18 और 46। अब 18-46 में जो तकलीफ होती है वो होती है दोनों तत्वों के समानता की। दोनों तत्वों की समानता पेयजल खाद में होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। संशोधनों के आधार पर ऐसा कहा जाता है हमारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सभी सूचनाएं, सभी के सभी आदेशों के द्वारा। तो डीएपी खाद में हमारी ओर से ये जो अनुपात संभाला जाना चाहिए, ये अनुपात नहीं संभाला जा पाता, क्योंकि डीएपी खाद में 46% हमें मिलता है फॉस्फेट और 18% मिलता है हमें नाइट्रोजन। तो ये जो अनुपात है, ये अनुपात एक दूसरे से बिल्कुल ज्यादा अंतर रखता हुआ अनुपात है। तो इसकी वजह से डीएपी खाद के हिसाब से हम जितनी भी खाद पेयजल के रूप में डालें तो उससे जितना हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, यानी कि उसका जितना परिणाम हमें मिलना चाहिए, वो परिणाम और भी ज्यादा मिल सकता है अगर हम पेयजल के रूप में डीएपी खाद के साथ साथ एमोनियम सल्फेट मिलाकर हमारा पेयजल खाद का एक विशिष्ट नमूना तैयार करें। अब इसमें जो अनुपात के हिसाब से जो कमी रह जाती है नाइट्रोजन की, उस कमी की पूर्ति करना आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी पूर्ति अगर हम नहीं करते हैं तो जितना फॉस्फेट जाता है डीएपी के हिसाब से उतना नाइट्रोजन नहीं जाने की वजह से डीएपी का जो भी हिस्सा हमने पेयजल खाद के रूप में फॉस्फेट के रूप में डाला है, उसका पूर्ण परिणाम हमारी किसी भी उपज में हमें देखने को नहीं मिलेगा। परिणाम अवश्य मिलता है, देखने को मिलता है, और हम उस सभी परिणाम की सराहना भी करते हैं, किंतु उससे भी अच्छा परिणाम पा सकते हैं हम उसके साथ, यानी कि फॉस्फेट के साथ हम अनुपात बना ले पर्याप्त रूप से नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का अनुपात बनाने के लिए सबसे अच्छी खाद, खास करके डीएपी के साथ मिलाकर जिस नाइट्रोजन का अनुपात हम समान रूप से बना पाते हैं, वो खाद है हमारा एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट में से हमें 20% नाइट्रोजन मिलता है, और जो नाइट्रोजन मिलता है उसमें से हमें वो नाइट्रोजन मिलता है एमोनिकल फॉर्मेट में। एमोनिकल फॉर्मेट में नाइट्रोजन मिलता होने की वजह से उसका सबसे ज्यादा जो अच्छे से अच्छा परिणाम मिलता है, वो परिणाम मिलेगा हमें डीएपी में उसे मिलाने के लिए। और डीएपी में हम उसे मिलाते हैं तो डीएपी में अनुपात के हिसाब से जो कमी नाइट्रोजन की रह जाती है, वो कमी एमोनिकल फॉर्मेट वाला नाइट्रोजन हमें पर्याप्त रूप में मिल सकता है इस खाद से, यानी कि एमोनियम सल्फेट से। अब एमोनियम सल्फेट से हमें केवल नाइट्रोजन नहीं मिलता, उसमें से एक
और तत्व भी हमें मिलता है, और वह तत्व है हमारी बेजल जरूरत में एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व, और वह है सल्फेट। सल्फेट की जरूरत हमारी बहुत ज्यादा उपजों में होती है, और उसमें से भी खास करके हमारी कोई भी उपज हो जो गंधयुक्त उपज हो, और साथ साथ मसाला पाक के जैसी कोई भी हमारी उपज हो, जैसे कि जीरा हो, धनिया हो, और ये जो हम सरसों रायडा बोते हैं, साथ साथ हम जो प्याज बोते हैं, लहसुन बोते हैं, तो ये सभी उपज के लिए तीन प्रमुख तत्व जो है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम, उसके साथ साथ उतनी ही जरूरत होती है एक तत्व सल्फेट की, और वह सल्फेट तत्व हमें उपलब्ध होता है एमोनियम सल्फेट में से नाइट्रोजन के साथ साथ। तो एमोनियम सल्फेट में से हमें 20% नाइट्रोजन और 23% सल्फेट मिलता है। तो उसी खाद को हम हमारी ये जो डीएपी वाली बोरी है, यानी कि डीएपी वाला जो बोरा है हमारा, वो बोरे के साथ हम हमारे खेतों में हमारी परंपरा के अनुसार, हमारे खेत की जरूरत के अनुसार और हमारी किसी भी बुआई की जरूरत के अनुसार जितना भी डीएपी बेजल खाद के रूप में डालते हैं, उस डीएपी में से हमें जो सल्फेट नहीं मिलता, वो सल्फेट की पूर्ति इधर से हो जाती है। साथ साथ हमारा जो फास्फोरस और नाइट्रोजन का जो रेशियो यानी कि जो अनुपात होता है, उसी अनुपात में जो कमी रह जाती है, कटौती रह जाती है नाइट्रोजन की, उस कमी और कटौती को फास्फोरस के साथ यानी कि फॉस्फेट के आंकड़ों के साथ लेवल तक पहुंचाने के लिए हमारा सबसे बड़ा सहयोग करने वाला कोई खाद अगर है, कोई उर्वरक अगर है, तो वो उर्वरक है एमोनियम सल्फेट। तो हम हमारी किसी भी उपज की बेजल खाद के रूप में डीएपी का प्रयोग करें तो उसके साथ अवश्य मिलाए एमोनियम सल्फेट को, और मिलाने का जो अनुपात होता है वो अनुपात हम मिलाते समय ध्यान में रखें कि हम 1 बीघे में, 1 एकड़ में या तो फिर 1 हेक्टेयर में कितना डीएपी डालते हैं, उसके आधार पर हम उसमें एमोनियम सल्फेट मिलाकर ही हमारी बेजल खाद की जरूरत पूरी करें। दोस्तों, हमारी किसी भी उपज के बेजल के रूप में डीएपी के साथ हम एमोनियम सल्फेट मिला सकते हैं। आज के दिन हमारी बेजल खादों में से सबसे महत्वपूर्ण खाद यानी कि डीएपी के ऊपर हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचे, ये सबसे बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन डीएपी के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।